हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग देख रहे हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। एज यू पीपल नो कि हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो अभी डेफर्ड हो चुकी है। पोस्टपोन तो कह ही सकते हैं, लेकिन डेफर्ड है क्योंकि अभी तक हमें नेक्स्ट डेट नहीं पता है। तो मार्च मंथ की अब आप लोग जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस पर फोकस कीजिए। वैसे भी आप लोग को पहले भी करनी थी, मार्च अप्रैल की तो पूरी पढ़ के ही जानी थी। लेकिन अब क्या है ना कि और ज़्यादा अच्छे से आपको फोकस करना होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी उसके 15 दिन पहले तक ही आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना और ये करंट अफेयर से आपको जो है थोड़ा दूरी बनाना होगा। अदरवाइज आप लोग को 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन तक आपको पूरी कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स। जो आप लोग पूछते हो ना कि मैम कब तक की करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो ऐसे तो आप लोग जून 2019 से फॉलो कर रहे हो, तो इसी को फॉलो कीजिएगा। तो अब इसी को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इकॉनमी की एक लेसन आपकी आ चुकी है, जिसमें मैं एक दो लेसन आ चुकी है ना, जिसमें मैं यहाँ पे बेसल थर्ड नॉर्म्स तक इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल लॉस बिल 2020 से रिलेटेड। तो जो एक अभी विजन है इसकी टेस्ट सीरीज जो मैं अभी ली थी 2-3 दिन पहले, उसमें एक क्वेश्चंस थी आपकी मिनरल लॉज से रिलेटेड। तो वो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो देखते हैं कि कितनी टॉपिक कंप्लीट हो पाती है। लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ आईआर से क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ। और कुछ फ्रेश क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन पूछी थी, वो भी बेसिक है। सबसे पहले आपको बतानी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएसएस एंड डीएसबी। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है और इसमें क्या क्या आपकी पैरामीटर्स हैं। थर्ड है कि मेंबर स्टेट के बारे में बतानी थी कि इंडियन ओशन कमीशन में मेंबर स्टेट कौन कौन सी है। एंड फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ सागर, इसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। आइए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो डीएसएस और डीएसपी की बात करूं तो ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके का सिस्टम है जिसमें कि डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में भी अगर यहाँ पर ट्रेड को रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आती है, व्यापार करने से कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कौन कहाँ पे आपका रिजॉल्व किया जाता है, तो ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अब बॉडी की अगर बात करें, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो ये जनरल काउंसिल है जो कि डब्ल्यूटीओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ट्रेड से रिलेटेड कोई भी अगर यहाँ पर डिसीजन वगैरह वगैरह लेना है तो वो यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में लिया जाता है। ओके, आई होप कि अब आपकी ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, जो कि रिलीज़ किया जाता है यूके बेस्ड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। ये इंडेक्स जो है 3 पैरामीटर को यहाँ पे कंसीडर करती है। फर्स्ट थिंग इज़ फैमिलियरिटी, कि कितनी उस कंट्री में फैमिलियरिटी है, आप अपनापन कितना उस कंट्री में जाकर देखते हो। यानी कि कोई भी कंट्री होती है ना, जैसे कि जहाँ पे आपको अपने तरीके के लोग दिख जाएंगे, इंडियंस दिख जाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा कनेक्शन जिसके थ्रू आप लोग दूसरे कंट्री को ऐसा समझो कि यार ये काफ़ी फैमिलियर है। दूसरी चीज़ है कि रेपुटेशन, उस कंट्री की रेपुटेशन कितनी है। थर्ड है कि वो इन्फ्लुएंस कितना कर पाती है, यानी कि लोगों को कितना अट्रैक्ट कर पाती है कि वो वहाँ पे घूमने जाते हैं या फिर रहने या फिर जॉब करने जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स है जिसमें कि ये डिफाइन होता है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर कौन सी इंडेक्स है। अब आते हैं रैंक के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया की रैंक के बारे में बात करूँ तो ये 27th कंट्री में आती है, 27th रैंक मिली है। और हम लोग की रैंक बहुत अच्छी नहीं है, 27 देख के अच्छी लग रही होगी, लेकिन हमारी रैंक फिर भी पुअर है, क्योंकि हम लोग ऐसे आप लोग देख सकते हो कि वेस्ट एशिया जो कंट्री है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए ये अब हमारी यूएई हो गई, इसकी रैंक 18 है। सऊदी अरेबिया इवन 26 है, हमसे एक रैंक ऊपर है, लेकिन है तो ऊपर। ये सारी कंट्री हमारे ऊपर है। चाइना तो इवन यहाँ पे 5th नंबर पे है। तो इसलिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारी रैंक जो है और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पुअर है। अभी इंडियन ओशन कमीशन की बात करूँ तो ये एकमात्र रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफ्रीका में है, और ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। यानी कि मुझे लगता है ये मात्र ऐसी कमीशन होगी जिसमें कि सारे सिर्फ आइलैंड मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले कोमोरोस, नेक्स्ट इज़ रीयूनियन आइलैंड, थर्ड इज़ मडागास्कर, फोर्थ इज़ मॉरिशस एंड फिफ्थ इज़ सिचलिस। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। सागर के बारे में बात करूं तो सागर जो है सबसे पहले 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया था, जब हमारे पीएम जो है मॉरिशस गए थे, यानी कि पीएम मोदी जी जब मॉरिशस गए थे तब वहाँ पे सागर निकल कर आया था। इसमें क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, यानी कि किस तरीके से लैंड और मैरीटाइम टेरिटरीज़ को यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करना है उसके इंटरेस्ट को, साथ ही इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी करनी है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर से भी डील करनी है, और मैरीटाइम ट्रेड जैसे पायरेसी वगैरह है, टेररिज्म वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करके निकलना है, तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं आज के लिए आपके पास जो है कुछ मुझे पूछने लायक क्वेश्चन नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाली। ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया।
सबसे पहले आपको बताना है कि बेसल 3 एकॉर्ड है क्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेसल 3 एकॉर्ड और सिंपली बेसल 3, ये हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। सबसे पहला है कि नेशनल स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करनी है जिसके थ्रू हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल जो है इसको सस्टेनेबल यूज़ कर सके और कंजर्व भी कर सके। सेकंड इज़ दैट कि हम लोग को बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करनी है जिसके थ्रू जो फिनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस है इसको डील कर सके और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर सके। थर्ड वन इज़ कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करना है और यहाँ पे हेवियर बर्डन जो है वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर है। फोर्थ वन इज़ कि यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करनी है डेवलप कंट्रीज़ टू पुअर कंट्रीज़, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है रेफ्रिजरेटर में, वो भी हार्मफुल केमिकल्स के साथ, तो इसको रिप्लेस किया जाएगा। अब देखिए आप लोग तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि कितना आसान है। आज की डेट में अगर आप लोग इस तरीके की आर्टिकल पढ़ते हो तो देख लीजिए कि कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस बात यही है ना कि आप लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो समटाइम्स क्या होता है कि बेसल 3 एकॉर्ड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इकॉनमिक वाले पेज में रहती है, तो आप लोग पढ़ लिए क्या न्यूज़ में था उसको आप लोग देख लिए, लेकिन बेसिकली आप लोग इसके डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते हो कि ये है किस चीज़ के लिए। अगर इतना भी डेप्थ में नहीं पढ़े हो, आज तक खाली सुने ही होंगे कि बेसल 3 एकॉर्ड है क्या, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो आराम से निकाल लोगे, है कि नहीं। चलिए अब आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आते हैं आज की आर्टिकल पे। बात करते हैं हम लोग मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 की, जो कि ये 5th आर्टिकल है हमारी। प्रीवियस नहीं देखे हो आप लोग तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर देखिए। बार बार आप पूछते हो कि मैम ये लेसन कहाँ मिलेगा, वो लेसन कहाँ मिलेगा, आप लोग बस प्लेलिस्ट में आकर देखिए और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आइए, उसमें आपको मेरे सारे लेसन्स दिख जाएंगे, जितने PT 365 है, इवन ज्योग्राफी की भी मैं यहाँ पे लेसन ले रही हूँ तो उसकी भी आप लोग को दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो पास करी है मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कि हमारी पुरानी जो बिल है ना उसको अमेंड किया जा रहा है। 2 बिल है यहाँ पे, 2 एक्ट, 2 कानून है, उसको ये रिप्लेस कर रही है। सबसे पहला है कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की। सेकंड वन इज कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। तो ये दोनों कानून को हटाकर जो है अमेंड करके यहाँ पे आपका नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये फिलहाल बिल है, अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, क्योंकि कानून बन जाएगी तो फिर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है। सबसे पहला है कि कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिंग के लिए और माइनिंग के लिए। तो ये एक न्यू टाइप का लाइसेंस है जिसको कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज कहा जा रहा है। तो आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में ये होता है ना कि अलग अलग लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस आपको 2 तरीके के लिए दी जाती है। एक तो यहाँ पे कोल और जो लिग्नाइट है उसकी माइनिंग करने के लिए, खनन वगैरह करने के लिए, जिसको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कहा जा रहा है। और दूसरा है कि माइनिंग लीज पे देने के लिए। तो माइनिंग करने के लिए लीज पे जो ज़मीन दे दिया जाता है तो उसको भी यहाँ पे जो है आपका इन दोनों को मिला के एक कॉमन आपका जो है कंबाइंड लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो ये लाइसेंस के अंदर या तो आप यहाँ पे माइनिंग वगैरह कराओ या तो अपनी ज़मीन को माइनिंग के लिए लीज पे दे दो। तो 2 चीज़ है। मान लीजिए कि मेरी कोई लैंड है और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि किसी बी पर्सन को यहाँ पे 5 साल के लिए दे दूँगी कि ये ज़मीन ले लो और जितना माइनिंग आपको करना है आप लोग करो। तो इसको कहते हैं कि माइनिंग लीज। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग भी एक बात निकल कर आ रही है कि इसको एक तरीके का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कहा जा रहा है। तो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का मतलब क्या है, इसमें आपका एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन है। माइनिंग मतलब क्या होता है, खनन होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो आयरन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया या फिर कोल वगैरह है, तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करना है, लोकेट करना है, पहले पता करते हैं कि किस जगह पे जो है किस तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज है, लोकेशन देखते हैं। उसके बाद हम लोग मिनरल डिपॉजिट भी फाइंड आउट करते हैं कि इस लोकेशन में मिनरल डिपॉजिट कितना है, अच्छा है, ज़्यादा है, कितना डिगिंग की ज़रूरत है, इट मीन्स कि कितना ज़्यादा गड्ढे करने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा आपका जो है अंदर जाने की ज़रूरत है, कितना देर तक माइनिंग होने पर यहाँ पर चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो पाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है और ये सारी चीज़ें होती है ना, इसी को यहाँ पर प्रोस्पेक्ट कहा जा रहा है। ओके तो फर्स्ट यहीं पे किया गया है कि आज की डेट में अलग अलग है लेकिन अब इसको कंबाइन कर दिया गया है। सेकंड है कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है एंड यूज़ कोल, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी कि कंपनीज अब यहाँ पे फ्री हो चुकी है कि वो जो एक्सट्रैक्टेड मिनरल थी ना उसको इस्तेमाल करने से, यानी कि दोनों तरीके से, कैप्टिव यूज़ यानी कि एंड यूज़ प्लांट, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पे पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, और कमर्शियल सेल भी कर सकती है, वो भी ओपन मार्केट में। तो पहले क्या था कि एंड यूज़ जो आपका कोल है ना उस पर रेस्ट्रिक्ट लगा हुआ था, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस का जो है अब यहाँ पे हटा दिया गया है। अब कंपनीज जो है आराम से इसको इस्तेमाल भी कर पाएगी जहाँ भी करना है, पावर प्लांट में, आपका स्टील प्लांट में, सीमेंट प्लांट में, साथ ही इसमें जो है ओपन
मार्केट में वो सेल भी करेगी। थर्ड है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कोल और लिग्नाइट ब्लॉक के ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए यहाँ पे आपका जो है ना एक क्राइटेरिया भी रखा गया। तो वो कंपनीज जो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रायर कोल माइनिंग एक्सपीरियंस इंडिया में पोजेस नहीं करी है, बट वो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास एक माइनिंग एक्सपीरियंस भी है दूसरे मिनरल्स का और दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है ऑक्शन ऑफ कोल और लिग्नाइट ब्लॉक। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे आज तक यहाँ पे आप जो माइनिंग करने की जो प्रोसेस वगैरह है, कुछ भी माइनिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास पैसे बहुत है। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं दूसरे कंट्री में दूसरा यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रही हूँ, या तो दूसरा माइनिंग कर रही हूँ दूसरे चीज़ों का, कोल और लिग्नाइट का नहीं, मैं मैग्नीशियम और आयरन का कर रही हूँ, या तो मैं दूसरे कंट्री में कर रही हूँ, यूएस वगैरह कनाडा वगैरह में कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि चलो ठीक है, मुझे तो इसका कोल और लिग्नाइट का माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे मिनरल का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ मैं दूसरे कंट्री में अगर माइनिंग का काम करती हूँ तो भी मुझे यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि अब मैं यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू जो है ना कोल और लिग्नाइट ब्लॉक को यहाँ पे इस पर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, यानी कि नीलामी वाले प्रोसेस में अब मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। ठीक है, रीलोकेशन किया जा रहा है, यानी कि जो एलोकेशन है उसके टर्मिनेशन के बाद फिर से उसको रीलोकेट किया जाएगा। कुछ माइंस जिसको कि रीलोकेट किया जाएगा वो भी ऑक्शन के थ्रू और अलॉटमेंट के थ्रू। तो अलॉटमेंट भी होता है ना कि आपको यहाँ पे अलॉट कर दिया गया, आपको यहाँ पे अलॉट कर दिया गया, तो ये अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक अपॉइंट करेगी डेजिग्नेटेड कस्टोडियन को, जो कि ये सारे माइंस को मैनेज करेंगे जब तक ये रीएलोकेट ना हो जाए। रीएलोकेट होगा यानी कि एलोकेशन तो हो गया, एक बार मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो है ऑक्शन के थ्रू कोल माइनिंग का एक जगह मिल गया, मुझे अलॉट हो गया ये वाली, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे कस्टोडियन को, डेजिग्नेटेड कस्टोडियन को, कि अगर उनको लगता है कि मेरे पास ये एलोकेशन नहीं होना चाहिए, किसी और के पास एलोकेशन होना चाहिए, तो मेरे से ये जो है जगह छीन कर जो है फिर किसी और को रीएलोकेट करेंगे। तो ये प्रोसेस भी अब यहाँ पे होगा। फिर है यहाँ पे प्रायर अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिकनसाइंसेस जो परमिट लेना होता था तो उसके लिए प्रायर जो अप्रूवल है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज जो है ना इसके लिए, तो यहाँ पे क्या है कि एलोकेशन ऑर्डर जो है अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, और ये पहले भी किया जा रहा था। नोटिफिकेशन है कि इस एरिया की रिजर्वेशन जो है अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है। तो इन दोनों केसेस में ही सिर्फ ऐसा है कि अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कि एलोकेशन, जो भी एलोकेशन ऑर्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, या फिर नोटिफिकेशन कि यहाँ पे कौन सा एरिया रिजर्वेशन में होगा जो कि इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है कि किस एरिया का रिजर्वेशन होगा, तो रिजर्वेशन ऑफ एरिया भी जो इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों ऐसे पर्टिकुलर केसेस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से अब प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एडवांस ऑक्शन होगा, ऑक्शन फॉर ऑक्शन है, यानी कि नीलामी की नीलामी भी यहाँ पे एडवांस होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अलाउड कर चुकी थी कि एक एडवांस एक्शन लेगी, वो भी ऑक्शन के लिए, सॉरी ऑक्शन बोली मैं, ये एडवांस एक्शन लेगी वो भी ऑक्शन के लिए, जितनी भी माइनिंग लीज है, यानी कि जो लीज पीरियड है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को ज़मीन दी हूँ, बी पीपल को ज़मीन दे दी हूँ अपनी 5 साल के लिए कि वो यहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटीज़ कर सके। तो अब 5 साल का जो ये आपका टर्म है, ये जब एक्सपायरी होने लगेगा तो इससे पहले जो है ना, इससे पहले ही आपका ऑक्शन हो जाना चाहिए, जिससे कि वो जो ज़मीन है वो किसी और को माइनिंग लीज में मिल जाए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है, और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अलाउड कर चुकी है। फिर यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा न्यू बिडर्स को। तो बहुत सारे यहाँ पे अप्रूवल है, लाइसेंसेस है, क्लियरेंस है, जो कि पहले के लीजी को दिया जाता था, तो वो अब यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, और सक्सेसफुल बिडर को दिया जाएगा वो भी 2 साल के लिए। तो 2 साल का पीरियड होगा जिसमें कि ये सक्सेसफुल जो यहाँ पे बिडिंग अच्छा करेंगे उनको मैं जो है ये लीज पीरियड जो है 5 साल के लिए मैं अपना ज़मीन जो है, जो अच्छे तरीके से यहाँ पे बिडर्स होंगे, जो नए बिडर्स होंगे, सक्सेसफुल बिडर्स होंगे, उनको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँगी। ओके, तो ये सारी यहाँ पे नई बातें बताई जा रही हैं। अब पहले बेसिक चीज़ यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये जो नया कानून लाया जाएगा, पहले के 2 कानून को यहाँ पे अमेंड किया जाएगा। तो ये दोनों कानून का काम क्या था, पहले ये तो क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की बात करूँ, जो कि 1957 की है। तो यहाँ पे क्या था ना कि जितनी भी ओवरऑल माइनिंग सेक्टर है हमारी इंडिया में, वो रेगुलेट करती थी, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। उसके बाद जो ये हमारी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 की आई थी, इसमें ऑक्शन
साथ ही जो माइंस का एलोकेशन है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, और जिसकी एलोकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके लिए यानी कि कोई भी लोगों को जो एलोकेशन दी जा रही थी माइनिंग वगैरह करने के लिए, ज़मीन वगैरह देने के लिए, तो ये सारी चीज़ जो आपका कैंसिल हो गया था, फिर उसी को यहाँ पे एलोकेशंस के लिए और ऑक्शन करने के लिए यहाँ पे आपका ये इस तरीके का कानून लाया गया था। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। माइनिंग सेक्टर को जो यहाँ पे ओवरऑल रेगुलेट कर रही थी वो यहाँ पे 1957 की एक्ट थी, और ऑक्शन और एलोकेशन जो माइंस करती थी वो कोल माइंस के तहत होती थी। क्या पता यूपीएससी का दिमाग फिर जाए और पुरानी एक्ट से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बट अब ये दोनों काम जो है किसके अंदर होगा, तो मिनरल लॉज बिल 2020 के अंदर होगा। अब इससे बेनिफिट क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो प्लेइंग फील्ड है वो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगी। इस एक्ट से क्या होगा कि कंपनीज़ को यहाँ पे चांसेस मिलेगी जिनके पास कोई भी माइनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो आज तक यहाँ पे स्पेसिफाइड इंड यूज़ में इंगेज नहीं थे, तो वो यहाँ पे ऑक्शन में इंगेज हो सकते हैं। जैसे मैं अभी बोली ना कि मुझे यहाँ पे जो है कोल माइनिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे अभी तक कोल माइनिंग में डूबी भी हूँ, मतलब कि इसमें कुछ काम भी की हूँ। मैं जो माइनिंग का काम की हूँ वो दूसरे मिनरल्स में करी हूँ या फिर दूसरे कंट्रीज़ में करी हूँ, तो मैं भी एलिजिबल हूँ यहाँ पे ऑक्शन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, पहले क्या था कि जिसको यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसी को मिल पाता था, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको यहाँ पे ऑक्शन की जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं मिल पाती। तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि हर एक लोग को समान का बराबरी यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी देना सारे लोगों को। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे जो हम लोग कोल को इंपोर्ट करते हैं वो कम हो पाएगा। तो ये इफेक्टिव माइनिंग सेक्टर्स जो है ना, इससे हमारी इंडिया में क्या होगा कि हम लोग अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इंस्टेड की कोल को हम लोग इंपोर्ट करें। देखिए हमारे कंट्री में जितनी कोल है ना उतनी ही कोल हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये एकदम से कहते हैं ना कि एक बिटर ट्रूथ है कि हमारे यहाँ कोल की रिजर्व्स कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसका बहुत उतने ही हम लोग जो है दूसरे कंट्री से भी खरीदते हैं। तो हम लोग को दूसरे कंट्री से जो है हम लोग अपनी इंपोर्ट को कम करेंगे। इंपोर्ट को कम करेंगे तो इससे हमारी क्या होगी, फिजिकल डेफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे फिजिकल कह रही हूँ, ट्रेड डेफिसिट जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो पाएगी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और साथ ही साथ हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पे मैनेज हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो पाएगी, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो हम लोग को अपना इंपोर्ट घटाने के बारे में सोचना है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में सोचना है। थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे एफिशिएंट प्रोसेस हो पाएगा एलोकेशन का, क्योंकि यहाँ पे बिडिंग कंपनी है, अब वो यहाँ पे बीड कर पाएगी, यानी कि बोली लगा पाएगी, और वो यहाँ पे जो है ना माइनिंग लीज में भी अपना जो है कोल और लिग्नाइट की ज़मीनें ले पाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें ले पाएगी। तो इससे जो एलोकेशन है ना वो बेटर तरीके से होगा। तो यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हो कि एक सक्सेसफुल बिडर को भी यहाँ पे जो है एलोकेट करने का बात किया गया, यानी कि री एलोकेशन का भी प्रोसेस रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी होगी। साथ ही जो सुपर फ्लॉस अप्रूवल था, यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, हर काम के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, तो ये सारी चीज़ें कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अप्रूवल में क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लगती थी, और गवर्नमेंट तो इतना फ्री है नहीं कि बस ये इस चीज़ों के लिए अप्रूव करने के लिए बैठी है, इसी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो गवर्नमेंट के अप्रूवल में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज के डेट में मैं जितना भी आपको एफडीआई का केस भी जो पढ़ा रही हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग 100% इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे चांसेस दे रहे हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि हमारे कंट्री में आइए और इन्वेस्ट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, तो वो हम लोग जो है ना डायरेक्ट जो उनका रूट है, ऑटोमेटिक रूट है, उसके थ्रू हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट रूट से क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को अप्रूव करने में ही कई महीनों कई सालों लग जाते हैं, तो वो बहुत डिले प्रोसेस है, हमारी सरकार बहुत धीमे काम करती है। तो इसलिए इस चीज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला यही एक प्रॉब्लम था। उसके बाद स्मूथर ट्रांजिशन हो पाएगा, यानी कि कुछ प्रोविजंस ऐसी इंट्रोड्यूस की गई थी पहले की आपकी मिनरल्स एक्ट में, जो कि फैसिलिटेट करी थी कि ईजिली ट्रांसफ़र करना है जो माइनिंग ऑपरेशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो दूसरे अलॉटी को दे देना है। तो ये भी अब अच्छे तरीके से हो पाएगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, कंपनीज जिसमें कि माइनिंग एक्सपीरियंस दूसरे कंट्री में है तो वो अब पार्टिसिपेट कर पाएगी हमारे यहाँ की कोल और लिग्नाइट ब्लॉक के ऑक्शन में। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग में प्रमोट हो पाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कि ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है, और आज के डेट में हमारी जो रैंकिंग है बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आप लोग को ये बताना है कि 2020 में कितनी रैंकिंग थी और 2019 में कितनी रैंकिंग थी, कितना का हम लोग जंप किए हैं, ये आप लोग को बतानी है। ओके, तो इसमें भी हमारी रैंकिंग अच्छी हो पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं। बिना इश्यूज़ तो हम लोग किसी एक्ट को, किसी कानून को ख़त्म किए ही नहीं है। तो चलिए कुछ इश्यूज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है।
माइनिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें कि एक्सपर्टाइज लोगों की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग प्रायर जो एक्सपीरियंस रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, यानी कि मुझे तो कोल में कोई मुझे तो कोल में कोई एक्सपीरियंस है नहीं, कोल माइनिंग ने, लेकिन फिर भी मैं एलिजिबल हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं भंग हो रही है। प्रॉफिट में हम लोग क्या देखे थे, एडवांटेज फेज में क्या देखे थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग एक्सपीरियंस लोगों को हटा रहे हैं। और ऐसा इसलिए ये इशू इसलिए है क्योंकि कोल और माइनिंग, कोल ही छोड़ दीजिए, माइनिंग सेक्टर जो है बहुत स्पेसिफिक सेक्टर होती है। और इसमें जो है ना एक्सपर्टीज़ लोग ही होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जान माल का भी क्षति होता है। लोग जो यहाँ पे माइनिंग करते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि रैट होल माइनिंग, आप लोग सुने होंगे, लास्ट टाइम न्यूज़ में था, लास्ट ईयर आई थिंक ये न्यूज़ में थी, मेघालय की रैट होल माइनिंग। कहने का मतलब है कि इतने छोटे होल करते हैं जिसमें कि चूहे का आना जाना होता है, उस तरीके का होल करके जो है ना लोग उसमें अंदर जा जा के माइनिंग करते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ये कितना डिफ़िकल्ट है और इसमें कितने लोगों की जान जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था लास्ट ईयर की मेघालय की रैट होल माइनिंग। तो इस तरीके का भी काम किया जाता है। तो अगर हमें सही तरीके से नॉलेज नहीं होगा, अगर हम लोग सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं होगी, चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे, तो उस चीज़ों को काम कैसे करेंगे। और तब कि इतना महीन काम है, इतना स्पेसिफिक सेक्टर है, हम लोग कैसे इसको किसी के भी हाथ में दे सकते हैं। तो ये एक इशू यहाँ पे निकल कर आया है। सेकंड है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। साथ ही साथ 100% एफडीआई को भी हम लोग यहाँ पे रखे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे तो है कि आ सकते हैं और गलत तरीके से, क्योंकि हमारे कंट्री में इलीगल जो माइनिंग होती है वो भी बहुत प्रिवलेंट है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे देखा जाता है। तो गलत तरीके से जो माइनिंग है वो भी बढ़ सकती है। थर्ड है कि यहाँ पे डेट्रीमेंटल हो सकती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि कोल का यूज़ आपको पता है कि एक तरीके से ये सस्ता है, हमारे लिए चीप अल्टरनेटिव है, लेकिन दूसरे तरीके से आप देखोगे तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है। कोल से जो इसकी बर्निंग से ना आपको बहुत हार्मफुल गैसेस यहाँ पे निकल कर आती है, जो कि अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ही करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फ्यूचर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो डाउट में आ जाएगी। इस तरीके का सेक्टर ओपन करना, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो इससे क्या है ना कि कोल इंडिया की जो यहाँ पे मोनोपोली है, क्योंकि आपको पता है 70% तक जो यहाँ पे कोल का हिसाब किताब है वो कौन हमारे इंडिया में कवर करती है, इसको हैंडल करती है हमारे यहाँ की कोल इंडिया। और कोल इंडिया में इतना झोल है, इतना करप्शन है कि उसका पूछना ही नहीं। ये अच्छे से काम भी नहीं करती है, और कोल इंडिया में जो भी आपका कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। तो ये अलग से प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो काफ़ी मोनोपोली था। मोनोपोली कहने का मतलब है कि पूरे तरीके से जो कोल का मार्केट है ना, वो कोल इंडिया अपने अंदर रखती थी। जैसे ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ आई थी तो कहते थे ना कि ब्रिटिश मोनोपोली है, वो जो चाहते वही करते, वैसे कोल इंडिया का मोनोपोली था हमारे कंट्री में। तो अब ये एंड हो पाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजिक एसेट थी, क्योंकि ये तो आपकी देखने को मिलेगी कि पीएसयू वगैरह है, यानी कि महारत्न कंपनी है कोल इंडिया। तो इससे क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा एसेट है, ये सब तो धन है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, और साथ ही आपकी पीएसयू वगैरह, ये सब जो है ना गवर्नमेंट की एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा शेयर है, स्टेक्स है, जिसमें कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी है। तो जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है ना, तो गवर्नमेंट यही लोगों से पैसे भी खरीद लेती है, मतलब कि शेयर बेच के पैसे भी ले लेती है। तो ये भी काम करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का एक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक आपका सोर्सेज बोल सकते हो। तो अगर हम लोग इसकी मोनोपोली को ख़त्म कर देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरीके से इंक्लूड करते हैं, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजिक एसेट है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। अब वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ मेजर्स लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंपोर्ट को कम कर सके। क्योंकि ऐसी चीज़ का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सोच के देखिए कि हमारे पास चलिए ऑयल की भंडार नहीं है, तो हम लोग ऑयल जो है ह्यूज नंबर पे इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन कोल की भंडार है हमारे यहाँ, कोल का उतना ही हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो हम लोग उतना ज़्यादा क्यों हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसको हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ। तो यही करना है, और हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। कोल यूज़ और जो प्रोडक्शन है ना, इसको धीरे धीरे कम भी करना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल और ग्रीनर ग्रोथ की तरफ बढ़े। आज की डेट में पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि थर्मल प्लांट और जितनी भी प्लांट नहीं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो आज के डेट में बंद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी ठप हो चुकी है कोविड-19 महाराज के कारण। तो इससे क्या है कि आज के डेट में आप लोग देखते हो कि इन्वायरमेंट कितनी अच्छी हो चुकी है, पूरा पॉल्यूशन फ्री है। तो ये सब देन है, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब तो स्टार्ट हो चुकी है हर जगह, तो स्टार्ट हो रही है, फिर हम लोग कोल का इस्तेमाल करेंगे, फिर पॉल्यूशन होगी, फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का लोचा आएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो पहले तो करना है कि हम लोग को इम्पोर्ट कम करना है, उसके बाद हम लोग को अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो अल्टरनेटिव जो है कोल यूज़ का यहाँ पे कम करना, और अल्टरनेटिव हम लोग को ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी बात रही आपकी कोल माइंस के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है क्या? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है वो 3 स्कीम्स यहाँ पे अप्रूव करी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। सबसे पहला है कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग स्कीम होगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है जिसमें कि इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाएगा। सेकंड है कि स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, यानी कि अब हम लोग अपनी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसको प्रमोट करना है। थर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। तो ये 3 ऐसी स्कीम है जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब स्कीम के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये है क्या? सबसे पहले तो हम लोग समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, वो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। आज की डेट में आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हो? चाइना की फ़ोन ज़्यादा ही इस्तेमाल करते होंगे, ओप्पो और क्या क्या है, वीवो, ये सब, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि हमारे इंडिया के कुछ नोकिया था तो उसको नहीं यूज़ कर पा रहे, अब तो वो बंद ही हो गई। बाकी आप लोग जो है, तो क्या है ना कि हमारे यहाँ फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम लेवल पे होती है, तो फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। साथ ही साथ एक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी होनी चाहिए जिसमें कि टेस्टिंग, मार्किंग और जो पैकेजिंग है, ये सारी यूनिट्स भी हम लोग को अपने कंट्री में लेकर आनी है। साथ ही यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा 4 to 6% तक, वो भी इंक्रीमेंटल सेल्स है। बेस ईयर के बेसिस पे यहाँ पे आपका जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाएगा ना, तो उसमें 4 to 6% तक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है आपकी अगर बिक्री होती है तो उसमें 4 to 6% तक यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे यानी कि एक्स्ट्रा बिक्री पे, यानी कि एक्स्ट्रा अगर सेल हो रहा है तो उस पर 4 to 6% इंसेंटिव्स भी दी जाएगी, और एक टारगेट स्कीम्स के अंदर इसको कवर किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है 5 सालों के लिए ये ऐसा दिया जाएगा। साथ ही एज ए रिजल्ट अगर देखें तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो मोबाइल फ़ोन की है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 35 से 40% तक जो है वो यहाँ पे जंप होगा। यानी कि आज के डेट में जैसे 20 to 25% यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल हो रही है, तो 2025 तक जो है ना ये 10% तक और बढ़ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। 10 से 15% और बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ जो फ़ोन की इस्तेमाल है, यानी कि हम लोग मोबाइल यूज़र्स जो है उनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग वर्ल्ड में जो है ना तीसरे चौथे स्थान पे आते हैं, जिससे कि हमारी जो फ़ोन की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक लोगों के पास तो यहाँ पे 2 से 3 सेलफोन होते हैं, यानी कि स्मार्टफोन की अगर बात करूँ तो 2 से 3 होते हैं। 2 तो मिनिमम होते, एक तो बहुत ही कम लोगों के पास होते होंगे। तो इसी हिसाब से बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 सालों में भी, 5 सालों में भी जो हमारे यहाँ फ़ोन की जो इस्तेमाल है, यूज़र्स है, वो यहाँ पे 10% तक बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है। सेकेंड है कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमी कंडक्टर। इसमें क्या है कि फिनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा। देखिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर है। कमज़ोर इन द सेंस कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत अच्छी है, सर्विस सेक्टर्स का क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा हमें इससे प्रॉफिट होता है। लेकिन जो बीच की एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको हम लोग कहीं ना कहीं खा गए इन द सेंस कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जंप कर गया एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में। तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ उस तरीके का ना स्किल है ना टैलेंट है, ठीक है। फिर भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है उस तरीके का स्किल टैलेंट प्रोवाइड करने में। तो क्या है ना कि अगर किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ानी है तो उसको एक्स्ट्रा तो इनकरेज करना होगा, एक्स्ट्रा अप्रिशिएशन देना होगा। अब अप्रिशिएशन किस तरीके से दे सकती है सरकार? तो इंसेंटिव्स दे के, इंसेंटिव्स देकर कर सकती है। इंसेंटिव्स क्या होता है? इनकम के अलावा एक्स्ट्रा जो आपको मनी दिया जाता है उसको इंसेंटिव्स कहते हैं, कि आपने काम बहुत अच्छा किया, आपको ये अवार्ड के थ्रू जो है अवार्ड के जैसा आपको इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो है इंसेंटिव्स की बात ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पे फिनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाएगी, वो भी यहाँ पे 25% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, और सप्लाई चेन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का होगा। ये स्कीम क्या है कि पहले की जो एमसीप्स थी, यानी कि मॉडिफाइड इंसेंटिव स्पेशल पैकेज स्कीम है, इसकी सक्सेसर है। अगर हम लोग कंपेंसेट करने के लिए देखें, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो डिसएडवांटेजेस है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए देखें तो एमसीप्स को लॉन्च किया गया था। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर किया जाता है चीज़, वो हमारे मार्केट में ज़्यादा नहीं बिकती, और बिकती क्या है? चाइना से आने वाली माल। क्योंकि अगर हम लोग फ़ोन का भी यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर करते तो चाइना वाले इतना कम रेट में और इतना हाई क्वालिटी का सारा चीज़ प्रोवाइड कर देते कि हमारे यहाँ के जो यूथ जनरेशन है, सारे जनरेशन है, वो तो चीपेस्ट चीज़ों के पीछे भागते। हालांकि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ओप्पो, जियोमी, ये सारी जितनी भी आपकी कंपनीज़ है उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती। होते तो वो लोग देते तो है बहुत हाई रेजोल्यूशन की कैमरा, लेकिन आप लोग कायदे से अगर 6-7 महीने इस्तेमाल कर लोगे ना तो उसकी कैमरे की क्वालिटी पूरी घट जाएगी। लेकिन वही अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी की बात करूँ, सैमसंग की ही बात करती हूँ, तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना वो आपको सालों सालों तक वैसे ही देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 3-4 साल तो आराम से चल जाएगा अगर आप कायदे से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ के
जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं ये घाटे में चल जाती है, क्योंकि चाइना महाराज है जो हमारे ऊपर बैठे हैं और काफ़ी सस्ते रेट में जो है ना वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या था ना कि हमारी जो डिसएडवांटेज देखने को मिली थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसी तरीके के डिसएडवांटेज को रोकने के लिए एमसीप लाया गया था, यानी कि मॉडिफाइड इंसेंटिव्स स्पेशल पैकेज स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी जो है ना 25% तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में दिया गया था, जो भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में नहीं है, और 20% दिया गया था जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या फंडा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो वाले जोन होते हैं जो मेनली यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए बनाया जाता है, और यहाँ पे जो अधिकतर सामान मैन्युफैक्चर होते हैं वो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर्स के लिए 20% का इंसेंटिव्स दिया गया, और जो हमारे नॉन यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें 25% का यहाँ पे आपका जो है सब्सिडी दिया जा रहा था। उसके बाद इंसेंटिव्स की बात करें तो ये अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट जो कि 5 सालों के अगर अंदर हो रहा है तो उन्हीं को यहाँ पे इंसेंटिव्स दिया जाएगा। और ये स्कीम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट होगी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, और एटलीस्ट यहाँ पे 20,000 करोड़ तक का होगा। थर्ड यहाँ पे स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। तो ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगी कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को और साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर को यहाँ पे सेटअप करें। तो ये स्कीम में क्या होगा कि फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, अगेन वो भी 50% तक, जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 50% तक यहाँ पे दिया जाएगा। और सेलिंग कितना है, यानी कि टोटल कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की कितनी है, तो 70 करोड़ पर 100 एरिया ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे आपका इतने दूर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट को अगर सेटअप किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट की जितनी टोटल कॉस्ट है उसका 50% जो है फिनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दे दिया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात करूँ तो फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे 75% तक दिया जाएगा जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। ओके, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट दी जा रही है। इस स्कीम में आप देखोगे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट होगी, वो भी एटलीस्ट 50,000 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी ज़्यादा चांसेस है, और उसी हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जा रहा है। और 5 लाख डायरेक्ट और 15 लाख इनडायरेक्ट जॉब भी यहाँ पे क्रिएट होगी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तो आपको कोविड-19 के बाद देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अब हम लोग को ऐसा काम करना है कि जिससे हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तो सही हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी हमारी जो है थोड़ी सुधर जाए। अब हमें क्या ज़रूरत है कि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का? सबसे पहला है कि हम लोग को एक टारगेट लेकर चलना है, नेट ज़ीरो इंपोर्ट। अभी मैं बताई ना कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते, एक्सपोर्ट बहुत कम करते, तो हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना कि अब हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग बहुत हाई नंबर पर हम लोग लेकर आते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स देख लो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, वो सारी चीज़ें हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया कि ट्रेड डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो यानी कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं। और वन ऑफ द टॉप 3 आइटम्स है जो कि हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट कम करना है। सेकेंड है कि डिमांड को बढ़ानी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की डिमांड देखें जो कि बढ़ते जा रही है आज के डेट में, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो उसको यहाँ पे हम लोग को टैकल करने के लिए इस चीज़ का हम लोग को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना होगा। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 तक $400 बिलियन तक का यहाँ पे आपका बढ़ोतरी हो जाएगा। डिजिटल सिक्योरिटी के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है अब ये ज़रूरत हो गया है, जिससे कि हम लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सके। दोनों तरीके से हमारी प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए जो है डेटा सिक्योर रहेगी। कॉम्प्लीमेंट अदर स्कीम्स है, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है एक काफ़ी अच्छा की रोल प्ले करती है कि जिस तरीके से हम लोग कुछ और इनिशिएटिव्स को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि भारत नेट है। भारत नेट में क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके जो है ना हर एक कोने कोने तक, यानी कि आपका लास्ट माइल तक, हर एक घर तक यहाँ पे आपका बिजली पहुँचाने की कोशिश है। स्मार्ट सिटीज़ है। स्मार्ट सिटीज़ ऐसे हैं कि यहाँ पे 100 सिटीज़ को चूज़ किया गया है पूरे इंडिया से, और इसको स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट बनाना मतलब कि यहाँ पे आपकी जो है टेक्नोलॉजी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्कूल वगैरह की फैसिलिटी अच्छी हो, आपकी हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छे अच्छे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल मिले, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था हो, आपको यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से कैब वगैरह मिले, साथ ही आपको जो है अगर फ़्लाइट चाहिए तो फ़्लाइट मिले, ट्रेन चाहिए तो बेटर ट्रेन मिले, और रहने के लिए अच्छी जगह मिले, खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, यानी कि एकदम से सब कुछ सारी चीज़ों की जो फैसिलिटी होती है वो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, एक तरीके का नेटवर्क है जिसमें कि आपको सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट की जा रही है, सारे कंट्रीज़ नहीं सारे स्टेट को कनेक्ट की जाएगी। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी मेक इन इंडिया बढ़ेगी। मेक इन इंडिया का टारगेट क्या था, 2015 में आई थी। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मेड इन चाइना,
आप लोग जो भी खरीदते हो उसमें लिखा रहता है ना पीछे मेड इन चाइना। तो हमारी मोदी सरकार का ये सपना है कि मेड इन चाइना हटा के अब हम लोग की कंट्री में सारी चीज़ें बनेगी और उसमें लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया से क्या होगा कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, लोगों को यहाँ पे जो है रोज़गार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बूस्ट हो पाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट घटेगी, हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटेगा, हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे कम हो सकती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक चीज़ करने से, मेक इन इंडिया पे फोकस करने से हम लोग काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ये सारी जो है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का। लेकिन फिर आ गई चैलेंजेस, बिना इशू के तो हम लोग आगे बढ़ते नहीं। सबसे पहला कि हमारे अफोर्डेबल जो क्रेडिट है इसकी कमी है, पैसे की बड़ी क्रंचेस होती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे यहाँ जो क्रेडिट है इसकी कमी देखने को मिल रही है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फ़ंड की बात करें तो ये बनाया गया था और इसको सेटअप किया गया था फंड ऑफ फंड, यानी कि यहाँ पे प्रोफेशनली जो मैनेज्ड है डॉटर फंड, इसको यहाँ पे आपका मैनेज किया जाएगा, जिसमें कि आपका जो रिस्क कैपिटल है वो प्रोवाइड की जाती है कंपनीज़ को, जो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में। यानी कि कोई भी न्यू कंपनी है अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में अगर कुछ भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, एक कंपनी है जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रही है, तो डेवलप करने में रिस्क तो है, क्या पता है वो टेक्नोलॉजी जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलेगी कि नहीं। हर एक तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हर एक दिन न्यू टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है, कुछ टेक्नोलॉजी जो है अनसक्सेस होती है। तो यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, कॉस्ट, सारी चीज़ें जाती है, आपका लेबर, सारी चीज़ें जाती है। अगर वो टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं हो पाता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क आ जाती है कैपिटल, कंपनीज़ के कैपिटल पे। तो इस तरीके से जो कंपनीज़ के कैपिटल में जो ह्यूज रिस्क आती है उसको यहाँ पे फ़ंड प्रोवाइड करना होता है, एक्सटर्नल फ़ंड, जो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फ़ंड यहाँ पे आपका जो है बनाया गया था कि किसी भी कंपनी को, अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, अगर उसको इस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है और उसमें उनको घाटा होता है तो फंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता है, ग्लोबल जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोबली अगर आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसकी स्टैंडर्ड जो है अप टू द मार्क होती है, लेकिन हमारी कंट्री में जो भी चीज़ें बनती है उसकी स्टैंडर्ड जो है थोड़ी लो होती है। उसके बाद एंसिलियरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम लोग फैक्ट्री के बाद बाहर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोटल नेक है, जैसे कि हमारी लॉजिस्टिक हो गई, पोर्ट कैपेबिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आज की डेट में ट्रबल है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, तो इसीलिए जाकर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। प्रोडक्टिविटी गैप है, क्योंकि स्किल की गैप देखने को मिलती है, कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जाता है लेकिन जिस तरीके से मार्केट में लेबर स्किल की ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है, वो नहीं देखने को मिलती है। तो लोगों के पास स्किल की कमी है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्किल की ज़रूरत होती है लेकिन स्किल की कमी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 को जो परस्यू कर रहे हैं, तो ये जो 3 स्कीम्स है कलेक्टिवली, इसका एम है कि हम लोग आगे आने वाले जो भी चैलेंजेस है उसको देखेंगे और यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, हमारी जो क्रेडिट फ्लो है उसको ईज़ करना होगा, साथ ही जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको और इंकरेज करना होगा। ये सारी स्टेप्स है जो कि हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं बाई स्टेप, और यहाँ पे हम लोग जो है अपनी स्कीम को रिवाइव कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है जिसमें कि हम लोग क्रेडिट अवेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री डिमांड को भी कंसीडर करेंगे, जैसे कि कोलेट्रल, जो लोन के ऊपर कोलेट्रल दिया जाता है तो उसकी वेवर होगी, तो ये सारी चीज़ों को लेना होगा, वो भी इससे हम लोग जो है मशीनरी को हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ठीक है, वे फॉरवर्ड में जो भी बताया जा रहा है, अब यहाँ पे हम लोग इनबॉक्स में देख लेते हैं स्टेटस क्या है हमारे यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की। तो इंडिया की अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देखें तो वो बढ़ी है, 2014-15 में कितनी थी, तो 1 लाख करोड़ थी, और ये 2018-19 में देखिए तो 4.6 लाख करोड़ है। इंडिया की शेयर अगर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो ये भी बढ़ी है, 2018 में 3% हो चुकी है, वहीं 2012 की बात करें तो 1.3% ही थी। ये जो सेक्टर है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2.3% तक इंडिया की जीडीपी भी है, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कितना जीडीपी का भाग है, तो 2.3%। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, यू कैन यूज़ इन योर आंसर राइटिंग। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात की जा रही है। ये जो स्कीम है 2012 में आपका बनाया गया था, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस स्कीम के अंदर अगर हम लोग देखें तो 20 यहाँ पे ग्रीन फील्ड है और 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है जिसको कि अप्रूव किया गया है 15 स्टेट्स में। अब आती है ग्रीन फील्ड। देखिए, जो प्रोजेक्ट होती है ना बेसिकली वो 2 तरीके की होती है। क्या होती है, एक होती है आपकी ग्रीन फील्ड, दूसरी होती है ब्राउन फील्ड।
तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड किसको कहते हैं? ग्रीनफील्ड कहते हैं उस प्रोजेक्ट को जो कि ताज़ा ताज़ा प्रोजेक्ट निकल कर आई है। इट मीन्स कि एकदम फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीनफील्ड। और ब्राउन फील्ड क्या है कि जो प्रोजेक्ट आपकी जो है पिछले कई सालों से चलते आ रही है, अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो आप पहले चूज़ करते हो कि चलो इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके के प्रोजेक्ट में करना है, ग्रीन प्रोजेक्ट में करना है, ग्रीन फील्ड में करनी है या ब्राउन फील्ड में करनी है। तो ब्राउन फील्ड होती है जो कि ऑलरेडी वो कंपनी चल रही है, ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उस पर इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट निकल कर आ रही है उस पर इन्वेस्ट करना है। तो ग्रीन फील्ड हो गई न्यू, ब्राउन फील्ड हो गई जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रही है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे एक और बॉक्स है जिसमें कि आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 है, इसके बारे में कहा जा रहा है। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी में आपका देखने को मिलेगा कि इंडिया को एज ए ग्लोबल हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। साथ ही जो पहले की है नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 उसको रिप्लेस करें। सेलेंट फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बनाना है जिससे कि हम लोग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। साथ ही इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है और मैन्युफैक्चरिंग जो भी कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में किया जा रहा है उसको सपोर्ट करना है। एक स्पेशल पैकेज देना है इंसेंटिव्स का, वो भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो कि एक्सट्रीमली हाईटेक हो और यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती होगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटी वगैरह। तो इसमें इंसेंटिव्स वगैरह भी अच्छा खासा देना है। इंडस्ट्री लीड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करनी है, इनोवेशन को भी, वो भी सारे सब सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। और साथ ही साथ हम लोग को इंसेंटिव्स और सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिससे के थ्रू हम लोग जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सके, रीस्किलिंग कर सके लोगों को। साथ ही सोवरेन जो पेटेंट फंड है उसको क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट और जो एक्विजिशन है आईपीज़ का, वो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कर सकें। साथ ही ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन इनिशिएटिव को यहाँ पे प्रमोट करना है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे हम लोग इंप्रूव कर सकें। नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अपने कंट्री में मोबाइल बनाते तो मोबाइल बनाने का मतलब है कि हमारे यहाँ की जो डेटा है ना वो हमारे ही कंट्री में सिक्योर रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए, यानी कि हमारी प्राइवेसी सही रहे, सिक्योर रहे, तो उसके लिए अभी तक तो हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, लेकिन हम लोग चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग चाइना की जो भी फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हो, उनकी ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हो, जैसे टिकटॉक। कितने लोग हैं आप लोग जो टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव रहते हो? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो टिकटॉक है, इससे क्या हो रहा है ना कि चाइना वाले क्या करते हैं कि हमारे डेटा को गैदर करते हैं। हम लोग तो उसमें इंस्टॉल करके आराम से जो है रजिस्टर करके आराम से अपने काम करते रहते हैं, लेकिन चाइना वाले उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ही टिकटॉक इतना क्यों चलता है और जगह क्यों नहीं चलता? क्योंकि चाइना वालों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार है, हमारे यहाँ के लोगों को खाली मस्ती सूझता है। ठीक है मतलब कि थोड़ी सी ये सच्चाई भी है। अगर आप लोग अग्री करते हो तो ओके, नहीं अग्री करते हो तो सॉरी फॉर डैट। लेकिन हाँ, बेरोजगारी तो है हमारी कंट्री में, तो चाइना वाले लोग जो है ना इस तरीके से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें फेंकते हैं जिससे कि हम लोग ये सारी चीज़ों में फंस जाए और अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है ना उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर दे। तो देखिए, टाइम बहुत कीमती है, टाइम ही सबसे ज़्यादा अनमोल है कि आपको पता है टाइम फैक्टर होता है लाइफ में। अगर कुछ भी चीज़ आपको मिलेगी तो वो टाइम मिलेगी, और टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। सारी चीज़ें आप लोग दोबारा पा सकते हो लेकिन टाइम कभी नहीं पा सकते हो। तो टाइम आपको बनाता है, बिगाड़ता है। और ये चाइना वाले क्या करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों पे इंगेज करते हैं और अपना काम करते हैं और अपने लोगों को जो है ना स्किल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो है टिकटॉक हीरो बना के रख देते हैं। तो ये सब काम नहीं करनी है, अच्छी जगह पर आप लोग को टाइम को यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, चलिए, बीच बीच में बहुत भाषण भी दे देती हूँ ना मैं। बोल रहे थे आप लोग में से एक बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप लेक्चर भी इतना देते हो ना। ठीक है कि कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो बोल देती हूँ। ठीक है, अपने भाई बहन ही समझ के मैं बोलती हूँ आप लोग को, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी अच्छी ही चीज़ें बताती हूँ। आप लोग को फॉलो करना है तो इट्स अप टू यू। अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, है कि नहीं। मैं अपने हिसाब से आप लोग को अपना समझ के ही बोलती हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। और ये सारी लेसन मैं एक एक घंटे की नहीं करने वाली हूँ, फिर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो थोड़ी ही बहुत रखते, धीरे धीरे सब कुछ हम लोग पढ़ के सब सारी चीज़ों को कंप्लीट भी कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हो। साथ ही अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशन है, कुछ नहीं समझ में आया तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।